राहुल अपने बैकयार्ड में खेल रहा था, जहां पर वो एक मिट्टी का घर बना रहा था। पहले वो मिट्टी खोदता, उस पर पानी डालकर उसे भिगोता, फिर वहीं पड़ी ईंटों की मदद से एक घर का ढांचा तैयार करता। आधा घर वो बना चुका था और आधा बाकी था, पर मिट्टी खत्म हो गई थी। बगल में ही एक नीम का पेड़ था, जिसके सामने वो मिट्टी खोदने लगा। राहुल, जो महज 11 साल का था, अपने मम्मी पापा और दादी के साथ हरदोई में शिफ्ट हुआ था। उसके दादा हेड मास्टर थे और उनकी रिटायरमेंट से पहले ही डेथ हो गई, जिसकी वजह से उनकी जॉब राहुल के पापा नीरज को मिल गई और उनका ट्रांसफ़र हो गया हरदोई में। हरदोई के एक प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ाने जाते थे, तो उन्होंने वहीं पर एक मकान ले लिया और ये मकान उन्हें काफ़ी सस्ते दाम में मिल गया था और इसकी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी थी। बड़ा सा बैकयार्ड था जिसमें पेड़ लगे हुए थे और बड़ा सा हॉल था। बैकयार्ड में राहुल हमेशा खेला करता और आज भी बाकी दिनों की तरह शाम के समय राहुल खेल रहा था। वो मिट्टी खोद रहा था कि तभी अचानक उसकी खुरपी एक चीज से टकराई। ये क्या चीज है? कहीं कोई गड़ा खजाना तो नहीं? उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने हाथ से मिट्टी हटाना शुरू किया और देखा तो वहां पर एक पुराना घड़ा रखा था। घड़े के आसपास मिट्टी लगी हुई थी और उस पर काई जम चुकी थी और उसे लाल कपड़े से बांधा गया था। काफी पुराना होने की वजह से उसका जो लाल कपड़ा था राहुल के छूते ही फट गया। राहुल ने उसे पलटा तो उसमें से राख निकली और उसी राख में था एक छोटा सा कड़ा जो कि चांदी का था। राहुल ने उसे धोया और अपने हाथों में पहन लिया और भागते भागते अपने मम्मी के पास गया, पर पीछे छूट गई वो राख और खाली खड़ा। राहुल की माँ रसोई में काम कर रही थी। मम्मी, मम्मी, ये देखो मुझे क्या मिला, एक कड़ा, राहुल ने कहा। राहुल की माँ काम में इतनी बिजी थी कि उसने बस एक झलक देखा और कहा, हाँ बेटा, बहुत सुंदर है। अब जाओ खेलो और मुझे काम करने दो। तुम्हारे पापा बस मार्केट से आते ही होंगे। और सुनो, दादी को कह दो कि नीचे आ जाए, खाना खाने का समय हो गया है। कि एकदम से बिजली कड़की, जिससे राहुल डर के मम्मी से चिपक गया। ये क्या? मौसम तो अभी बिल्कुल सही था, अचानक से काले बादल कहां से आ गए? उसकी मम्मी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। काले बादल छा चुके थे और तेज तेज बिजली कड़क रही थी। बूंदाबांदी शुरू हो गई और देखते ही देखते ये बारिश तेज हो गई, जिससे बाहर पड़ी राख जमीन में मिल गई। राहुल के पापा भीगते भीगते आए कि तभी एक तेज बिजली कड़की। सफेद रोशनी उन्हें दिखाई दी और ऐसा लगा कि बिजली उनके कहीं पास ही गिरी है। सब भागकर बैकयार्ड की तरफ आए तो उन्होंने देखा उनके बैकयार्ड में बिजली गिरी थी और बिजली गिरने की वजह से वहां पर पड़ा वो घड़ा टूट गया था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि यहां पर हुआ क्या है। राहुल काफी डर गया। वो सब अंदर चले गए, खाना खाकर अपने अपने कमरों में लेट गए, पर राहुल की दादी हॉल में बैठी हुई थी। उन्हें तेज बारिश की आवाज की वजह से नींद नहीं आ रही थी कि तभी डरते डरते राहुल उनके पास आया। दादी, मेरे कमरे में कोई है, वो कब से रो रहा है। उसकी दादी थोड़ी सी परेशान हुई। वो खड़े होते हुए बोली, अरे बेटा, कुछ नहीं होगा, बिजली कड़क रही है ना, उसकी आवाज होगी, चला जा, तुझे सुला दूं। इतना बोल वो राहुल के कमरे की ओर जाने लगी। राहुल उनके पीछे पीछे आ रहा था। वो दोनों राहुल के कमरे में पहुंचे
तो काफी अंधेरा था। राहुल की दादी ने लाइट जलाई, जिस पर राहुल भागकर बेड पर लेट गया। उसकी दादी जाने ही वाली थी कि राहुल ने बेड के नीचे इशारा किया। उसकी दादी डरते डरते झुकती हैं और बेड के नीचे देखती हैं, तो जो वो देखती हैं उससे हैरान हो जाती हैं। नीचे राहुल था जो रो रहा था। ये कैसे? राहुल तो अभी ऊपर था। दादी ने बेड के ऊपर देखा तो वहां पर जो राहुल था वो भी बैठा रो रहा था। एक साथ दो दो राहुल। ये देखकर दादी डर गई और बिना देरी के सीधा नीरज के कमरे की ओर भागी। वो तेजी से नीरज का दरवाजा पीटने लगी। नीरज ने दरवाजा खोला। डरी सहमी दादी अंदर आई। क्या हुआ मां? सब ठीक तो है ना? नीरज ने पूछा, जिस पर दादी बताती है, बेटा राहुल के कमरे में कोई आत्मा है। उसके बेड के ऊपर भी राहुल है और बेड के नीचे भी। मेरे साथ जल्दी चलो, हमें उसे बचाना होगा। नीरज और राहुल की मां एक दूसरे की ओर देखने लगी। मां, क्या बात कर रहे हो आप? राहुल तो हमारे साथ सो रहा है। बिजली की आवाज से उसे डर लग रहा था तो हमने उसे अपने पास सुला लिया और तब से वो उठा ही नहीं। राहुल की दादी ने डरते हुए बेड की ओर देखा तो वहां पर राहुल आराम से सो रहा था। और ये देख दादी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नहीं बेटा, मैं सच में कह रही हूं, वहां पर मैंने राहुल को देखा। जरूर इस घर में कोई बुरा साया है। मेरी बात मान, कोई बुरा साया है। तूने देखा? आंगन में एक घड़ा पड़ा था जो बिजली गिरने की वजह से टूट गया। तो एक बात बता, बिजली उसी पर क्यों गिरी और वो घड़ा कहां से आया? जिस पर तंग आकर नीरज बोला, मां होश में आइए। हो सकता है कि आपने कोई बुरा सपना देखा होगा और वैसे भी मौसम खराब है तो ऐसे ख्याल आ जाते हैं। डरिए मत, जाइए सो जाइए। कि तभी उन्हें बाहर से किसी के भागने की आवाज सुनाई दी और उसी के साथ किसी बच्चे के रोने की। देखा, मैं सच बोल रही थी ना? दादी ने कहा। नीरज ने रूम से बाहर निकलकर देखा तो राहुल के जैसा दिखने वाला एक लड़का राहुल के रूम के सामने खड़ा था, जो नीरज को देखते ही उसकी ओर भागकर आने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे गलने लगा। उसके मांस के लोथड़े जमीन पर गिरने लगे। नीरज को तेज जलने की गंध आने लगी। नीरज एकदम से डर के अंदर हुआ। हाँ मां, तू सही कह रही है, इस घर में कुछ न कुछ तो है। जहां एक तरफ उन्हें रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ किसी के भागने की। ऐसा लग रहा था कि जैसे घर में दो आत्माएं हैं। कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, मुझे मेरा कड़ा वापस कर दो। ये सुन राहुल की मां को एकदम से कुछ याद आया। राहुल को मिला वो कड़ा। उसने जल्दी से जाकर राहुल के हाथ से वो कड़ा निकाला। देखिए, ये कड़ा राहुल को बैकयार्ड में मिला था। तब मैं काम कर रही थी तो इतना ध्यान दे नहीं पाई। जरूर ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। नीरज ने वो कड़ा बाहर फेंका और रूम के बाहर फेंकते ही उन्हें तेज कदमों की आवाज आई। कोई आया और वो कड़ा लेकर चला गया। सबको लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर ऐसा था नहीं। एक दो दिन तक सब कुछ ठीक रहा, पर अभी भी वो सब इन सदमों से बाहर नहीं आए थे। राहुल को वो बैकयार्ड में जाने नहीं देते थे और हमेशा उसके आसपास रहते थे। पर एक रात जब राहुल की दादी अपने रूम में सो रही थी, तब उन्हें बेड के नीचे से खटर पटर की आवाज सुनाई दी। आधी नींद से उठते हुए वो लाइट ऑन करती हैं। ये चूहे भी ना, नीरज को कितनी बार कहा है कि चूहे पकड़ने वाला जाल ले आ, पर ये मानता ही नहीं है। इतना बोलते हुए उन्होंने डंडा उठाया और बेड के नीचे देखा, तो जो उन्होंने देखा उससे वो
वहीं पर गिर गई। बेड के नीचे 2 लड़के लेटे हुए थे और दादी को देख रहे थे, जहां पर एक तो हंस रहा था पर एक रो रहा था। जो हंस रहा था उसके हाथ में वो कड़ा था, पर जो रो रहा था उसके हाथ में कड़ा नहीं था। दादी ने चिल्लाने की कोशिश की, पर अचानक ही उनको हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गई। सब समझ गए कि ये सब क्यों हुआ है। नीरज काफी गुस्से में था। उसने ब्रोकर को पकड़ा, पर ब्रोकर की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसे भी इस घर के बारे में कुछ नहीं पता था। बस वो इतना जानता था कि इनके यहाँ रहने से पहले एक आदमी यहाँ पर रहता था और ऐसा कहा जाता था कि वो काला जादू करता था। पर एक दिन वो यहीं इसी घर में मरा पड़ा मिला और उसके हाथ में एक चांदी का छोटा सा कड़ा था और एक टूटा हुआ मटका। बस नीरज समझ गई कि वो कोई काला जादू करता होगा और उसने 2 घड़े बनाए होंगे जिनमें बच्चों की आत्मा कैद की होगी, जिनका संबंध कहीं ना कहीं इन चांदी के कड़ों से होगा। नीरज ने ज्यादा कुछ पता करने की कोशिश नहीं की। पंडित बुलाए, पूजा करवाई, पर कुछ भी नहीं हुआ। ये पता चला कि वो आत्माएं बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, तो नीरज ने वो घर ही खाली कर दिया। और आज भी वो घर बिल्कुल सुनसान है, पर उस सुनसान घर में किसी के ना होते हुए भी रोने की आवाजें और हंसने की आवाजें गूंजती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक है जिसे कुछ मिल गया है और वो उसकी खुशी मना रहा है, वहीं पर दूसरा है जो किसी चीज के ना मिलने का शोक मना रहा है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर करें, हॉरर टिप को फॉलो करें और कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर बताएं। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आईडी है एक कहानीकार और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें हॉरर टिप। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। बुक माई शो जूक बॉक्स प्रेजेंट्स, जरा खौफ से सुनो। कहाँ थी तुम? यहीं पे टीवी देख रही थी। अरे मैं अभी यहाँ आया, कोई नहीं था। तुम्हें आवाज भी दी मैंने और टीवी ऑन था और स्क्रीन पर बस वो ब्लैक एंड व्हाइट स्टैटिक था, इसीलिए मैं बाहर लॉबी तक जाकर ढूंढ के आया हूँ। पता नहीं तुमने क्या देखा, किसे आवाज दी। मैं यहीं पर बैठी हूँ पिछले 1 घंटे से। ये पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी एक बार हो चुका था मेरे साथ। मुझे समझ नहीं आया। जब तीसरी बार हुआ उस दिन एक अजीब बात और थी। मैं मेन रूम की बैल्कनी में खड़ा फोन पे किसी से बात कर रहा था, जब अचानक ओह नो यार रीना, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। यहाँ लाइट चली गई है। आई थिंक पूरे इलाके की गई है, अंधेरा छा गया चारों तरफ। आई कॉल यू बैक। हाँ, ये कहकर मैंने फोन कट किया और मैं अंदर रूम में घुसा। प्रिया बेबी घबराना मत, कैंडल जलाकर ला रहा हूं मैं। अपने फोन लाइट की रोशनी में मैंने डाइनिंग टेबल के साइड बोर्ड से 2 कैंडल्स निकाली और जलाई, और एक को डाइनिंग टेबल पर छोड़कर दूसरी मैं लेकर बेडरूम में एंटर हुआ। प्रिया एज यूजुअल डिनर के बाद बेडरूम में लेट गई थी टीवी देखने, लेकिन जब बेडरूम में एंटर हुआ तो प्रिया वहां नहीं थी। प्रिया बाथरूम में हो क्या? कैंडल चाहिए? और मैं बाथरूम के डोर पर नॉक करने गया तो दरवाजा खुल गया। मैंने कैंडल आगे की, बाथरूम में कोई नहीं था। मैं प्रिया को पुकारता दूसरे बेडरूम में गया, किचन भी चेक किया, बैल्कनी भी, घर के बाहर स्टेयरकेस लैंडिंग भी। प्रिया कहीं नहीं थी। अंधेरे में प्रिया कहाँ जा सकती है? तो मुझे बताकर तो जाती। मैंने प्रिया के मोबाइल पर कॉल लगाया, फोन बजता रहा। मैं फिर अपने बेडरूम में गया। प्रिया वेयर आर यू? देखो अगर कहीं छिप रही हो तो प्लीज बाहर आ जाओ, ये कोई मजाक नहीं है। प्रिया! और जैसे ही मैं बेडरूम से बाहर निकलने लगा तो मैंने अपने पीछे कुछ रोशनी देखी। मैं पलटा और ये कैसे हो सकता है? बेडरूम का टीवी सेट ऑन था और स्क्रीन पर स्टैटिक, नाइस एंड ब्राइट, रूम को अपनी ब्राइट लाइट से रोशन करता हुआ।
लेकिन अगर बिजली नहीं थी घर में तो ये टीवी ऑन कैसे है? मैं शॉक टीवी के स्क्रीन को घूर रहा था जब पीछे से प्रिया की आवाज आई। टीवी ऑफ कर दो। और करण, मुझे कैंडल नहीं चाहिए। मैं आंख बंद करके लेटी हूँ। बिजली आएगी तो बस आकर चेक कर लेना। अगर मैं सो गई तो मुझे ब्लैंकेट उड़ा देना। तुम बाहर जा रहे हो अभी? नहीं, लेकिन प्रिया मैं तुम्हें कब से पुकार रहा था। यहाँ कैंडल लेकर पहले भी आया, बाथरूम में भी झांका मैंने। तुम तो रूम में क्या पूरे घर में नहीं थी। Where were you, प्रिया? ओफो करण, पहले ही मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। प्लीज इरिटेट मत करो। मैं यहीं बेड पर पड़ी हूँ। कहाँ जाऊंगी मैं? तुम्हें ना अपनी आंखें टेस्ट करवा लेनी चाहिए। मैं किसी मजाक के मूड में नहीं हूँ। 2 मिनट के लिए मेरी जान अटक गई थी। तुम्हें फोन भी किया मैंने मोबाइल पर। कहाँ है तुम्हारा फोन? ये रखा है सामने। मुझे कोई कॉल नहीं आया तुम्हारा। ओके, हियर, अपनी आंखों से देख लो। ये देखो, लास्ट डायल नंबर किसका है? तुम्हारा है ना? तो मेरा मोबाइल भी चेक कर लो ना। चिल्लाने की जरूरत नहीं है मुझ पर। मैंने प्रिया का मोबाइल चेक किया और सच में उसने मेरे फोन से कोई कॉल रिसीव नहीं किया था। क्या हुआ? है तुम्हारा नंबर? नहीं है ना? ऐसा कैसे हो सकता है बेबी? ओ मैं तो प्लीज डोंट बेबी मी करण। कुछ भी हो सकता है। क्या पता तुमने मेरी बजाय रीना को ही कॉल लगा दिया हो सकता है कि तुमने रीना का नंबर मेरे नाम से सेव किया हो। बकवास मत करो प्रिया। क्या बकवास मैं कर रही हूँ? Just shut up। और ये कहकर मैं मुड़ा एंड अगेन मेरी नजर टीवी पर गई। ये साला ऑन कैसे हो सकता है? जब मेरे घर में क्या पूरे इलाके में बिजली नहीं है तो ये टीवी ऑन कैसे है? मैं उसे ऑफ करने गया तो एक जोर का शॉक लगा मुझे। मेरे हाथ से कैंडल गिर गई, थोड़ा वैक्स मेरे पैर पर गिर गया। ब्लडी हेल। तुमसे नहीं होगा बेबी, रहने दो। जस्ट पास मी द रिमोट। मेरे टीवी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हारा टीवी? क्या हो गया तुम्हें प्रिया? कैसे बात कर रही हो? जैसे करनी चाहिए तुमसे। लगता है आज तुमने अपनी दवाई नहीं खाई। हाँ, नहीं खाई। नहीं खानी है मुझे दवाई। मेरा रिमोट दो बस। मैंने टीवी के बगल से रिमोट उठाकर प्रिया की ओर फेंका और जैसे ही प्रिया ने रिमोट हाथ में लिया और उसका एक बटन प्रेस किया, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे बदन में आग छुई हो। अब क्या हुआ? नहीं, सडनली लगा किसी ने मुझे किसी गर्म चीज से चटकाया हो। ऐसे? क्या कर रही हो प्रिया? प्रिया रिमोट का बटन दबा रही थी और मुझे जलते लोहे के चटके लग रहे थे बदन में। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं चीखने लगा, प्रिया प्रिया क्या कर रही हो यार? क्या कर रही हो प्रिया? स्टॉप इट। और प्रिया हंसने लगी, लेकिन उसके साथ साथ एक और आवाज सुनाई दी हंसी की। मैं पलटा और टीवी स्क्रीन पर उस स्टैटिक ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स में एक चेहरा किसी की फेस सी उभरती नजर आने लगी और वो जो भी था वो हंस रहा था। ये दूसरी आवाज टीवी से आ रही थी। मैं चकराया हुआ बस घूर रहा था जब अचानक एक हाथ सा नजर आया टीवी स्क्रीन पर और जैसे टीवी के अंदर से किसी ने हथेली स्क्रीन पर लगा दी हो, ऐसा दिखा। कौन है टीवी में? प्रिया। और प्रिया तभी उठी और मुझे धक्का देकर टीवी के सामने से हटाया मुझे और उसने अपना हाथ टीवी स्क्रीन पर रख दिया, बिल्कुल उस हथेली पर अपनी हथेली। प्रिया ने मुझे एक लुक दी और कहा, लूजर। जाओ करण, जहां जाना है जाओ, जिसके पास जाना है जाओ। रीना, नेहा या कोई और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। जस्ट गो। ये टीवी ही नहीं, अब ये घर भी मेरा है। नहीं, ये घर मेरा है, मेरे नाम पे है और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम मेरी बीवी हो, समझी? और प्रिया एक बात समझ लो, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया ना, तुम कहीं की नहीं रहोगी। ऐसा तुम्हें लगता है, इसलिए तो कहा ना मैंने, लूजर। लूजर हो तुम। और अगले ही पल में प्रिया बस उस टीवी के अंदर समा गई, या जैसे टीवी ने उसे सकिन कर लिया हो। शुप! यूं ही 1 सेकंड में पलक झपकते और उसी के साथ टीवी का स्क्रीन ऑफ हो गया। प्रिया गायब थी और बस घुप अंधेरा था रूम में और कुछ नहीं। प्रिया, ओह माय गॉड, प्रिया प्रिया वेयर आर यू? ये क्या कर रही हो तुम? और तभी लाइट आ गई और टीवी भी ऑन हो गया और कोई फिल्म जो भी चल रही होगी वो दिखने लगी। प्रिया! करण, क्या हुआ? चिल्लाए क्यों तुम? और मैंने देखा प्रिया बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। मैं फिर शॉक था। कहाँ थी तुम? डाइनिंग टेबल पर ही बैठी थी। तुम वहाँ कैंडल जलाकर आए मेरे लिए। तुमने कहा मैं जरा बाथरूम हो आऊं। क्या हुआ? आई डोंट नो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार।
आई एम सॉरी प्रिया, मुझे माफ कर दो प्लीज। किस लिए? क्या कह रहे हो तुम करण? और ये रो क्यों रहे हो? हुआ क्या? देखो तुम्हारे मोबाइल पे 2 मिस्ड कॉल्स हैं रीना की, जाओ उसे फोन कर लो। मैंने प्रिया को देखा, वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और मुझे मेरा मोबाइल पकड़ाकर वो मुड़कर बाहर चली गई। लेकिन मुड़ते हुए शायद आई थिंक मैंने उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल देखी। मुझे ऐसा लगा क्या प्रिया मेरे साथ कोई मेंटल गेम खेल रही थी? और जो अभी मैंने देखा, जो मेरे साथ अभी हुआ, वो क्या था? मेरा सर घूम रहा था, मैं घर से बाहर निकलना चाहता था। मैंने प्रिया से कहा मैं नीचे जा रहा हूं, एक छोटा सा वॉक लेकर आता हूं, मुझे फ्रेश एयर की जरूरत है। और प्रिया ने बस हाँ ओके कहकर जवाब दिया। मैंने घर से निकलते हुए अपने मोबाइल के साथ साथ अपना वॉलेट और अपनी कार कीज भी रख ली। बिल्डिंग में नीचे उतरकर मैंने रीना को कॉल किया। हाय। हाँ नहीं, बस अभी लाइट आई है। अच्छा सुनो, आई एम फीलिंग वेरी लो, मुझसे घर में बैठा नहीं जा रहा था तो मैं नीचे आया हूँ। मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ थोड़ी देर के लिए? जस्ट वांट टू सी यू। रीना ने हाँ कहा तो मैंने गाड़ी ली और रीना के यहाँ चला गया। करीब 2-2.5 घंटे बाद मैं अपने घर लौटा। मैंने चुपचाप आहिस्ता से घर का दरवाज़ा खोला और अंदर एंटर हुआ। मुझे लगा था प्रिया सो गई होगी, वो वैसे भी जल्दी सोने वालों में से थी। घर की सारी लाइट्स ऑफ थीं सिवाय पैसेज वे का छोटा सा बल्ब जो सारा दिन ऑन रहता है। मैंने बस अपना वॉलेट, कार कीज हॉल के साइड टेबल पर रखे ही थे कि मुझे कुछ आवाज़ आई, किसी के बात करने की। मेरी नज़र बेडरूम की तरफ गई। बेडरूम का दरवाज़ा आधा बंद था और रूम के अंदर से एक ब्राइट लाइट बाहर को गिर रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे टीवी के स्टैटिक की थी। मैं बिना आवाज किए धीमे कदमों से बेडरूम के पास पहुंचा और बस दरवाजे के बाहर रुक गया। अंदर प्रिया किसी से बात कर रही थी। नहीं, मैं तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी बनकर जीने को तैयार हूं मैं। ये मेरा वादा है। मेरा तन बदन, मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। ये सुनते ही मेरी आंखों में गुस्सा छा गया, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया और आहिस्ता से बेडरूम के अंदर झांका। व्हाट द हेल? प्रिया टीवी के सामने बैठी थी। उसके दोनों हाथ टीवी स्क्रीन पर थे। टीवी स्क्रीन पर वही स्टैटिक था बस, और प्रिया टीवी से बात कर रही थी। जब से तुमने मुझे छुआ है, तुम्हारे प्यार का सहारा ही मुझे जिंदा रखे हुए है। मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने दरवाजे को पूरा खोला और अंदर घुसा। प्रिया, ये क्या हो रहा है? क्या है ये? और जब प्रिया ने मेरी ओर देखा तो उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा, घृणा चमक रहे थे। टीवी की वाइट लाइट में उसकी आंखें डरावनी दिख रही थी। मैं और आगे बढ़ा तो मुझे टीवी स्क्रीन पर फिर से वही हाथ नजर आया। कौन है? किससे बात कर रही थी तुम प्रिया? जवाब दो, टेल मी, ये क्या चल रहा है? और तभी टीवी ऑफ हो गया और अंधेरा छा गया। रीना जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर म्हात्रे है। मिस्टर करण कुमार के मोबाइल रिकॉर्ड्स के अनुसार उनका लास्ट कॉल आपको था और हमें यह भी पता चला है कि वो लास्ट आपसे मिले थे उसी रात को। क्या आप दोनों का अफेयर चल रहा था? देखिए, अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगी तो बेहतर होगा। करण कुमार की मौत भले आत्महत्या हो, लेकिन उनकी वाइफ प्रिया कुमार भी लापता है। उनका मोबाइल घर पर ही पड़ा मिला और उस पर लास्ट कॉल उसी रात का उनके हस्बैंड का ही है, मिस्ड कॉल है। क्या आप बता सकती हैं रीना जी, आपको कोई आइडिया है सिर्फ प्रिया कुमार कहाँ होंगी, या मिस्टर करण कुमार ने सुसाइड क्यों किया? The Haunted TV was written by Isha Sharma and Satyam Tripathi, directed by Satyam Tripathi, with performances by Charu Gupta and Karthik Sitaraman. This is the last story of Zara Khauf Se Suno. We'll be back next season with more horrifying tales exclusively on Book My Show Jukebox.